Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो रोम की विरासत को लेकर 1000 साल तक, जी हां, 1000 साल तक जिंदा रहा। ये कहानी है बाइजेंटाइन साम्राज्य की, एक ऐसी सभ्यता जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, पर जिसका असर, उसका असर तो आज भी हमारी दुनिया पर है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है ना, कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, कहानी खत्म। पर क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ आधा सच हो? क्या हो अगर साम्राज्य का एक हिस्सा वो न सिर्फ बचा रहा, बल्कि अगले 1000 साल तक फलता फूलता भी रहा? तो चलिए इस कमाल की कहानी को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक नया रोम खड़ा हुआ। फिर हम चलेंगे सम्राट जस्टिनियन के सुनहरे दौर में। उसके बाद हम उस महान विभाजन को समझेंगे जिसने ईसाई धर्म को हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि बाइजेंटियम की विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक नए रोम का उदय। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब पुराना यानी पश्चिमी रोम अपने घुटनों पर आ चुका था। तो देखिए, 5वीं शताब्दी आते आते पश्चिमी रोमन साम्राज्य तो बाहरी हमलों के बोझ तले दबकर बिखर गया। पर कहानियां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था वो ज्यादा अमीर था, ज्यादा सुरक्षित था, और वो मजबूती से अपनी जगह खड़ा रहा। और इस जिंदा बचे हुए साम्राज्य का दिल था कॉन्स्टेंटिनोपल। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी में इस शहर को अपनी नई राजधानी बनाया, और बस ये जगह रोमन ताकत, कल्चर और व्यापार की नई धड़कन बन गई। कॉन्स्टेंटिनोपल की असली ताकत जानते हैं क्या थी? उसकी लोकेशन। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ एशिया, और ये शहर ठीक बीच में बसा था, एक ऐसे प्रायद्वीप पर जिसे किले में बदलना बहुत आसान था। यहां से दुनिया के सबसे जरूरी व्यापारिक रास्ते कंट्रोल होते थे, और इसी वजह से ये शहर लगभग 1000 साल तक अमीर और कह सकते हैं अजय बना रहा। ठीक है, अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है, जस्टिनियन का स्वर्ण युग। ये एक ऐसे सम्राट की कहानी है जिसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ साम्राज्य को बचाने की नहीं थी। नहीं, वो तो रोम को उसकी खोई हुई शान वापस दिलाना चाहता था। सम्राट जस्टिनियन, जिन्होंने 6ठी शताब्दी में राज किया, उनका विजन एकदम साफ था। वो हर हाल में रोम के उस पुराने गौरव को वापस लाना चाहते थे। और कैसे? जीत के जरिए, नए कानून बनाकर और ऐसी शानदार इमारतें खड़ी करके जो दुनिया ने पहले कभी न देखी हों। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था जस्टिनियन कोड। जरा सोचिए, उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों की एक पूरी टीम बिठाई और सदियों से चले आ रहे बिखरे हुए रोमन कानूनों को एक अकेले, एक समान कोड में ढाल दिया। इस कोड ने अगले 900 सालों तक बाइजेंटाइन जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित किया। और मजे की बात यह है कि आज भी दुनिया के कई कानूनी सिस्टम की जड़ें इसी कोड में हैं। लेकिन जस्टिनियन सिर्फ कानूनों तक ही नहीं रुके। वास्तुकला में उन्होंने जो किया वो तो कमाल ही था। उन्होंने हागिया सोफिया का पुनर्निर्माण करवाया, जिसका मतलब है पवित्र ज्ञान। अपने उस विशालकाय गुंबद के साथ ये ईसाई दुनिया का सबसे खूबसूरत चर्च माना जाने लगा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये बाइजेंटाइन ताकत और उनकी गहरी आस्था का एक जीता जागता सबूत था। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां आस्था और सियासत आपस में टकराते हैं। हम बात करने वाले हैं चर्च के महान विभाजन की। एक ऐसी घटना जिसने ईसाई दुनिया को हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बांट दिया, पूरब और पश्चिम। और देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि सब सुबह उठे और चर्च बट गया। नहीं, सदियों से, जी हां, सदियों से भाषा, कल्चर और धार्मिक रीति रिवाजों में छोटे छोटे फर्क आ रहे थे, और यही फर्क धीरे धीरे एक गहरी दरार बनते जा रहे थे। और ये फर्क या काफी गहरे थे। मिसाल के तौर पे, पश्चिम में जो रोमन कैथोलिक चर्च था, वहां सारी प्रार्थनाएं लैटिन में होती थीं और सब पोप को अपना सबसे बड़ा लीडर मानते थे। दूसरी तरफ पूरब का जो रूढ़िवादी चर्च था, वहां ग्रीक या स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल होता था, और वहां कोई एक सुप्रीम लीडर नहीं था, बल्कि पेट्रियार्क और बाकी बिशप मिलकर चर्च को चलाते थे। एक और बड़ा मुद्दा था आइकॉन्स का इस्तेमाल। ये क्या थे? ये असल में धार्मिक तस्वीरें या मूर्तियां थीं जिन्हें पूर्वी ईसाई अपनी प्रार्थना में मदद के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि क्या इन तस्वीरों की पूजा करना सही है? बस इसी बात पर इतना बड़ा धार्मिक विवाद खड़ा हो गया कि दोनों के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो गई।
और फिर साल 1054 में जो तनाव सालों से बन रहा था वो आखिरकार टूट गया। रोम के पोप और कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क ने एक दूसरे को एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब उन्होंने एक दूसरे को चर्च से ही निकाल दिया। यही था वो पल जिसे इतिहास में महान विभाजन कहा जाता है, और इसी पल ने ईसाई धर्म को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। बाइजेंटाइन साम्राज्य भले ही 15वीं सदी में खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी विरासत, उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। तो चलिए अब देखते हैं इसके उस गहरे असर को जो सिर्फ धर्म और भाषा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कई ज्यादा था। बाइजेंटाइन साम्राज्य का असर सिर्फ उसकी सरहदों के अंदर नहीं रहा। उनके मिशनरियों ने उत्तर में रहने वाले स्लाविक लोगों के बीच जाकर बहुत काम किया। उन्होंने इन लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ा, जिससे रूस और पूर्वी यूरोप के साथ एक ऐसा सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता बना जो आज तक कायम है। और इस विरासत का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत जानते क्या है? सिरिलिक अल्फ़ाबेट। जी, वही अल्फ़ाबेट जो आज रूस और पूर्वी यूरोप में इस्तेमाल होता है। इसे बाइजेंटाइन मिशनरियों ने ही स्लाविक भाषाओं के लिए ग्रीक अक्षरों के आधार पर बनाया था। सोचिए, आज भी करोड़ों लोग इसी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं थे, ये उससे कई बढ़कर थे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधन था। इसकी वजह से स्लाविक लोग अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकें। ये बाइजेंटाइन कल्चर, उनके धर्म और उनके विचारों के लिए एक पुल बन गया। सही मायनों में इसने उस पूरे इलाके में सभ्यता के विकास को एक नई दिशा दी। तो संक्षेप में देखें तो हमने क्या जाना? हमने एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात की जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल में पुराने ज्ञान को सहेज कर रखा, जस्टिनियन कोड के जरिए आज के कानून की नींव रखी, एक धार्मिक बंटवारे को देखा जिससे पूर्वी रूढ़िवादी चर्च बना, और हाँ, सिरिलिक अल्फ़ाबेट के साथ पूर्वी यूरोप के कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी आज की दुनिया का कितना हिस्सा हमारे कानूनों से लेकर हमारी भाषाओं, हमारे धर्मों तक एक ऐसे साम्राज्य की विरासत पर बना है जिसने हार मानने से या यूं कहें कि मरने से ही इनकार कर दिया था। ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे इतिहास की गूंज आज भी हमारे चारों तरफ सुनाई देती है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.